अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हरिमोहन जी। सब हरिमोहन जी को जानते हैं, उनके चैनल्स को जानते हैं और हमें भी ये एजाज या कह लीजिए हमें भी ये ऑनर मिलता रहता है कि हम उनके चैनल पे कभी कभी दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया, क्या जा पाए। थैंक यू सो मच सर। आरजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी क्लासेस के सेलिब्रिटी हैं। थैंक यू। हम जब रिफॉर्म्स पढ़ाते हैं तो आरजू जी के बारे में बताते हैं और वो वाले लेक्चर से बताते हैं कि भाई आरजू जी ने किस तरीके से दो चार क्वेश्चंस कर रखे हैं। और तो हमें भी बड़ा प्राउड फील होता है कि हम जिन्हें पढ़ाते हैं वो हमारे सामने हमसे सवाल पूछ रहे कि हरिमोहन जी बताओ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आई बिलीव के इंसान हमेशा सीखता रहता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ। आज हम बात करेंगे रशिया की। मोदी जी जो हैं वो रशिया गए हैं। आप किस तरह से इस विजिट को देखते हैं? कितना ये इम्पोर्टेंट विजिट है या एक रूटीन का आप समझते हैं कि क्योंकि जाना रहता है ये प्राइम मिनिस्टर का तो वो वहां गए? आरजू जी, थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सवाल ये है, कितना इंपॉर्टेंट है? ठीक है। सवाल ये भी है किसके लिए कितना इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी बात ये भी तो है ना कि अकेले क्या इंडिया को पर्सपेक्टिव से देखें या अमेरिका में खड़े होके एज अ अमेरिकन प्रेसिडेंट देखूं कि यार ये मोदी जी जा रहे हैं रशिया, या शी जिनपिंग की पोजीशन पर देखूं खड़ा होकर कि अच्छा ये मोदी जी यहां आए हैं, या पुतिन की पोजीशन पर खड़ा होकर देखूं या पाकिस्तान की पोजीशन पर। मुझे ऐसा लगता है 2 मिनट इस पूरे समिट की पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा जज कर लेते हैं, कि एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि भाई असलियत में है क्या। देखिए, हमारे लिए तो इस समिट की इंपॉर्टेंस को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हम एक साल में दूसरी बार रशिया जा रहे हैं। और सिर्फ ये ब्रिक्स ही नहीं है, एससीओ में भी इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। इंडिया और रशिया की दोस्ती आपको ऐसे नजर आएगी कि G20 के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी ताकत लगा ली अमेरिका ने, रशिया का नाम नहीं आया, यूक्रेन का नाम नहीं आया, इंडिकेटिंग मैनर में ये कहा कि मोस्ट ऑफ इश्यूज मस्ट बी सॉल्व्ड पीसफुली, बस ओवर। नाम किसी का नहीं आया। यहां तक स्टेटमेंट G20 के अंदर जब पूछा गया कि आपने रशिया के बारे में कुछ नहीं कहा, तो और बाली में तो G20 वालों ने कहा था, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बाली इज बाली, दिल्ली इज दिल्ली। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए ना, तो हमारे लिए रशिया और रशिया के लिए हम कितने गहरे दोस्त हैं। इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में सोचकर देखिए कि इंडिया के लिए ये समिट अपनी दोस्ती निभाने का कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा कि रशिया से इंडिया, एक टाइम ऐसा था जब बांग्लादेश के अंदर आपकी और हमारी लड़ाई हो रही थी, तो अमेरिका आपके साथ आकर खड़ा हो गया था, उसने अपना पूरी की पूरी फ्लीट भेज दी, ब्रिटिश फ्लीट आ रही है। उस टाइम पर रशिया पूरी दुनिया से इंडिया के लिए लड़ चुका था। उसका बदला यूक्रेन वॉर में दिया हमने, जब पूरी दुनिया रशिया के अगेंस्ट खड़ी हुई है, हमने दोस्ती निभाई, हमने पूरी दुनिया का दबाव सहन करते हुए रशिया का साथ दिया। और आज दुनिया मानती है कि रशिया अगर जिंदा है तो इंडिया ने जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसकी वजह से जिंदा है। सोचकर देखिए, रशिया का ऑयल इंडिया परचेज करता, उसे इंडिया में नहीं खर्च करता, कंज्यूम करते हैं हम लोग, वो सारे का सारा ऑयल यूरोप को भेज देते हैं। यानी यूरोप ने जो रशिया से ऑयल ना खरीद के रशिया के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगाया था, प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, इंडिया ने वो बचाया। तो ये दोस्ती निभाई थी। तो हमारे लिए रशिया का विजिट इस मामले में इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब वहां किससे मिलेंगे? सऊदी अरेबिया होंगे, बहुत अच्छे दोस्त हैं। ईरान हो गया, बहुत अच्छे दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, चाइना के साथ मिलेंगे। मैडम, इस इंपॉर्टेंस को आप इससे अंदाजा लगाइए, हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, जब डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने एक बात, 3 वर्ड्स कहे थे। एक मैसेज पाकिस्तान के लिए था कि टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म आर द बिगेस्ट हर्डल्स फॉर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी और पावर सप्लाई। जो भी चाइना को भी कहा था, अगर आप किसी की टेरिटोरियल बाउंड्रीज को रिगार्ड नहीं करते तो आप अच्छा उम्मीद नहीं कर सकते कि एससीओ के अंदर हम आपसे भरोसा करें। उस एक मैसेज ने काम किया। और उससे पहले भी एससीओ से लेकर अलग अलग जगहों पर हम लोग प्लेटफॉर्म पर कह चुके थे चाइना को कि देखो भैया,
जब तक आप हमारी आर्मीज बॉर्डर पे एक दूसरे के सामने खड़ी है, हमारा बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। और यही एक कारण था, यही रीजन था कि हमने दबाव बना के रखा था चाइना पे कि देख भाई, आर्मी अगर आमने सामने है तो बात नहीं। चाइना कहता है बात कर लेते, आर्मी हटाते रहेंगे। इंडिया कहता है नहीं, पहले आर्मी हटेगी फिर बात होगी। अब रशिया भी इस चीज को जानता था, पुतिन इस चीज को मानते हैं। और मेरा ऐसा मानना यह है कि वो ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी है यहाँ पर, जो इस चीज को शब्दों में बयान करके चाइना पे दबाव डाल डाल सकते थे। उन्होंने डाला और ये कहा कि यार इंडिया गलत कहाँ कह रहा है, बॉर्डर के ऊपर तुमने आर्मी खड़ी कर रखी है और कॉपरेशन की बात करोगे, ये तो बकवास बात है। तो वो तो लिप सर्विस हो गई ना एक तरीके की, ठीक है यार कुछ बोलना था बोल दो, बाकी कुछ नहीं। यहां असलियत में चाइना के ऊपर दबाव जो था उसका असर था 4 साल 3 महीने बाद ही से, 4 साल 3 या 4 महीने हो गए हैं बाद ही सही अगर हम देखेंगे तो पूरे का पूरा मैटर रिजॉल्व हो गया। अब इसका नेक्स्ट लेवल, इसको अमेरिका की नजर से कैसे देखें? अमेरिका घात लगाए बैठा है, अमेरिका इसे इंडिया की नजर से कम ब्रिक्स की नजर से, ब्रिक्स की फॉर्म में ज्यादा देखता है कि इंडिया ब्रिक्स में शामिल हो। और ब्रिक्स असलियत में शुरू से पहले दिन से एक कोशिश है कि कैसे भी करके अमेरिका का और वेस्ट का जो पूरी दुनिया पर डोमिनेंस है, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो नैरेटिव की फॉर्म में है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट ट्रेड की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में है, वो सारे का सारा इस तरीके से है कि वो किसी भी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं, उसके ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि वो कंट्री बर्बाद हो जाता है और उस पर्टिकुलर कंट्री को अपनी टर्म्स कंडीशंस पर लेकर आने के लिए मजबूर होते हैं, करते हैं। अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ क्या है, एफएटीएफ क्या है? भाई एफएटीएफ पाकिस्तान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए रखता है। अब आप मुझे आरजू जी एक बात बताइए, एफएटीएफ ने रिस्ट्रिक्शन लगाई, उस एफएटीएफ की पाकिस्तान पर रिस्ट्रिक्शन का क्या असर? क्या पाकिस्तान ने वो सारी टर्म्स कंडीशंस पूरी करी जिनके ऊपर जिनकी वजह से एफएटीएफ में रिस्ट्रिक्शन लगे थे? मुझे तो नहीं लगता। सर कहा तो जाता है 26 पॉइंट्स थे वो कंप्लीट किए तभी निकले हैं। पॉइंट्स में से कोई रिफॉर्म हुए आपके यहाँ पर? कोई चेंजेस आए? नहीं मगर क्या टेररिज्म खत्म किया आप लोगों ने? क्या आपके यहाँ अभी भी वो इश्यूज क्रिएट खत्म हुए? उन दिनों जब ये हो रहा था ना, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जब ये हो रहा था कि पॉइंट्स कंप्लीट करने, उस टाइम पर इन्होंने हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट करके दिखा दिया कि हमने इसको पकड़ के ये गजब था, ये गजब हाँ था। ये एफएटीएफ के लिए किया गया था। हाँ हमें जेल बोला गया लेकिन वो बाद में पता लगा हाउस अरेस्ट, और ये एफएटीएफ के लिए किया गया था, इतना पता। और अब बताइए, एफएटीएफ को आपने बेवकूफ बनाया और एफएटीएफ बेवकूफ बन गया। अमेरिकन एजेंसीज के पास इनकी इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, कुछ नहीं था। पाकिस्तान की बाजू मरोड़ के पाकिस्तान से रशिया के अगेंस्ट में काम करवाना था। पाकिस्तान से 155 mm की जो शेल्स थी वो प्रोड्यूस करवा के यूक्रेन भिजवानी थी। सप्लाई लाइन को चेन को सेटल करना था। वो जो हथियार थे वो आप लोगों को भेजने थे, आपने भेजे, आप उस चीज में मान गए। ईरान के खिलाफ आपने जो भी करना था वो किया। अफगानिस्तान के अंदर जो भी आपने कैंपेन चलाने थे किए, आपको मानना पड़ा। नतीजा ये, आपको एफएटीएफ की जो लिस्ट थी उससे ऊपर कर दिया गया और उसके बाद कहा कि ठीक है लोन ले लो। इसके अलावा क्या किया लोन? यानी अल्टीमेटली आपकी बाजू तो मरोड़ी गई ना। आपको प्रेशराइज करने के लिए ये कहा गया कि देख भाई ऐसे कर ले। अब इसका नेक्स्ट लेवल देखिए आरजू जी, इसका नेक्स्ट लेवल यहां पर ये है कि अमेरिका को टेंशन इसी चीज की है कि ब्रिक्स वाले कर क्या रहे हैं। ब्रिक्स वाले ये कर रहे हैं कि जो भी इकोनॉमिक डोमिनेंस पाकिस्तान वो अमेरिका के पास है, उस इकोनॉमिक डोमिनेंस को तोड़ा जाए। दुनिया के अंदर मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड से लेकर जितने भी इंटरनेट ट्रांजैक्शन से लेकर जो भी इंटरनेट सर्विसेज हैं, उन सब पर कंट्रोल जो अमेरिका का है, अमेरिका हर छोटी से छोटी बात को कंट्रोल करता है, वो ना कर पाए। नतीजा ये हुआ कि ब्रिक्स ने अपनी करेंसी प्रिंट करने की कोशिश करी, हालांकि उसके ऊपर कोई एग्री नहीं कर पाया। लेकिन लोकल करेंसीज में से हम इस तरीके का सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें चाइना से कुछ सामान मंगवाना है तो हम चाइना को उतने अपने नोट दे दें और चाइना उसके बदले में हमारे को सामान दे दे, कुछ भी करे। यानी हम रूपी और युआन के अंदर एक्सचेंज कर सकते, यानी हम रूपल और रूबी के अंदर एक्सचेंज का ट्रेड कर सकते।
एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश की जा रही है जिसके अंदर से रशिया से कोई हमारे को रूबल भेजेगा और यहां से रुपी ट्रांसफर हो जाएगा। ये सिस्टम यानी डॉलर को हम मार्केट से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, या कम से कम डॉलर को हम उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते जितनी की इंपॉर्टेंस है वहां, या दुनिया के अंदर इस टाइम पर है। अमेरिका इसी चीज से डरा हुआ। सोचिए, किसी भी बंदे को या किसी भी कंट्री के ऊपर उसने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। डॉलर, $600 बिलियन रशिया का कहां पड़ा हुआ है? अमेरिका और यूक्रेन के पास। अमेरिका और ब्रिटेन के पास। वो $600 बिलियन के बारे में रशिया कहता है वो पैसे मेरे दो, कि नहीं वो तो हमने रख लिए। क्यों रख लिए भाई? अच्छा, ऊपर से बेशर्मी क्या, वो पैसा किसको दे रहे हैं? यूक्रेन को दे रहे हैं। उस पैसे को यूक्रेन को देने की बात चली, वो तो शुक्र है G7 मीटिंग के अंदर मोदी जी बैठे हुए थे, उन्होंने समझाया कि आप जो गलत मैसेजिंग कर रहे हैं इससे हर कंट्री के अंदर के दिमाग में ये बात जाएगी कि आपके पास जो पैसा जमा बैंक की फॉर्म में आप काम कर रहे हैं, और जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है वो पैसा आपके पास नहीं है, क्योंकि कभी भी आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाकर उसका पैसा छीन लेंगे। इस चीज का दबाव पड़ा, और दबाव पड़ा तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, सोचकर देखिए कि $600 बिलियन का 4 साल में जो ब्याज इकट्ठा हो गया है ना, ये ब्याज यूक्रेन को दे देंगे। बेशर्मी तो ये भी है भाई। अमेरिका हमला करे वो ठीक है, रशिया हमला कर दे वो गलत है। अमेरिका अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, लीबिया, सूडान, सोमालिया, सब कंट्रीज को, यूगोस्लाविया, सबको फूक दे, बम्बार्डमेंट, ओपन बम्बार्डमेंट कर दे तो ठीक है। रशिया अपने पड़ोस को मेंटेन करने के लिए लड़ाई झगड़ा कर बैठे, वो गलत है। ये दोगलापन जो है, ये लोग परेशान हो चुके हैं, और कंट्रीज जो हैं, और यही एक रीजन है कि 3 बड़ी कंट्रीज उठकर खड़ी। अमेरिका इस चीज के टेंशन में है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अमेरिका की, कि ये तीनों के तीनों अपने किसी ना किसी मामले में मास्टर है। वेपनरी में अगर उठाकर देखा जाए तो रशिया के पास वेपन्स अभी भी अमेरिका के कंपैरिजन में अच्छे खासे, इसमें हम और आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो वेपन आप अमेरिका का बताएंगे वैसा ही कुछ वेपन, उसी क्वालिटी का वेपन, या हो सकता है उससे कुछ बेटर क्वालिटी का वेपन आपके पास रशिया में मिल जाएगा, रशिया के पास मिल जाएगा। तो रशिया आज भी मिलिटरीली अमेरिका के मुकाबले में बढ़िया लेवल पर काम कर रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ चाइना को देखेंगे, टेक्नोलॉजी से लेकर, इकोनॉमिक सुपर पावर बनने से लेकर, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से लेकर, चाइना ने यूरोप और अमेरिका के डोमिनेंस को तोड़ा है। 43 जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है उनमें से 38-39 टेक्नोलॉजीज पे अगर चाइना डोमिनेट करता है, चाइना नंबर 1 पे है, तो सोचिए दुनिया की उन टेक्नोलॉजीज को चाइना किस तरीके से कंट्रोल करता है। चाइना के पास दूसरा इकोनॉमिक सुपर पावर होने का सबसे बड़ी बात ये कि कहां तो अमेरिका के ऊपर $37 ट्रिलियन का लोन है, और कहां चाइना के पास $3 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं। यानी अगर इसे आप देखेंगे तो चाइना के पास अमेरिका से $30 ट्रिलियन ज्यादा है, क्योंकि उसके पास तो सरप्लस है। अब उस चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तीसरी चीज, मैन्युफैक्चरिंग। चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा चीजें, नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, और दुनिया में जितना भी ट्रेड सरप्लस है, यानी जितने भी कंट्रीज के साथ वो ट्रेड करता है, अप्रोक्सीमेट 170-180 कंट्रीज के साथ डायरेक्ट ट्रेड करता है। 180 कंट्रीज में से अप्रोक्सीमेट उठाकर देखेंगे तो आपको लगभग 90% कंट्रीज के साथ चाइना का ट्रेड सरप्लस चल रहा है। यानी इकोनॉमी के मामले में, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और वैसे इकोनॉमी के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा डोमिनेट कौन कर रहा है? चाइना। अमेरिका उससे डर रहा है। लेकिन इन दोनों के डर से कहीं ज्यादा डर अमेरिका को इंडिया से। अब आप पूछेंगे कैसे? तो देखिए, सिंपल सी बात है, इंडिया बना रहा है अपना एक यूपीआई सिस्टम। फ्रांस से लेकर दुनिया के कई देशों के अंदर उस यूपीआई के थ्रू पेमेंट की जा सकती है। स्कैन क्यूआर कोड करो, क्यूआर कोड स्कैन करो और हो गई पेमेंट। उसका फायदा क्या है? उसका मतलब ये कि जो दुनिया में मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड से लेकर प्राइवेट कंपनीज अपना सारा सिस्टम एस्टेब्लिश करके बैठी हुई थी, और हर छोटी बड़ी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो थी वो उन्हीं के चैनल से हो रही थी। पहली बार उनके सामने खड़ा होता हुआ एक इंडियन सिस्टम नजर आ रहा है, जिसमें एक क्यूआर कोड स्कैन करो, वो पैसा जहां भी होगे वो एक्सचेंज हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और दुनिया के बहुत सारे बैंक्स उस यूपीआई सिस्टम से जुड़ने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब क्या है? यानी ईरान के ऊपर अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि हम ईरान से कोई वास्ता नहीं रखेंगे, ना तो ईरान डॉलर में ट्रेड कर पाएगा ना और कुछ।
इंडिया ने ईरान को कहा, सोचिए इंडिया ईरान को कहे कि तू मेरा यूपीआई इस्तेमाल कर ले, तो ईरान क्या करेगा? अपनी कंट्री में से सामान कहां भेजेगा? इंडिया पेमेंट करेगा और इंडिया से जो भी होगा के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। हो गया बिल्कुल। आसान हो जाएगा काम, बिल्कुल। सारा डाटा इंडियन कंपनीज के पास है, तो इंडियन कंपनीज को पता भी लगेगा, अमेरिका को पता भी लगेगा कौन सा सामान कहां से कहां गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इंडिया ने अमेरिका के उस हिस्से पर हमला किया है जहां पर अमेरिका को सबसे ज्यादा दर्द होता है, बैंकिंग सिस्टम, ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक सिस्टम। अब प्रॉब्लम सोचकर देखिए, तीनों के तीनों कंट्री, एक के पास मिलिट्री माइट है अमेरिका के बराबर का, एक के पास टेक्नोलॉजी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग है अमेरिका के लेवल, एक के पास अमेरिका के लेवल की बैंकिंग सिस्टम और नैरेटिव बिल्डअप सिस्टम है। अब आप सोचिए, तीनों के तीनों इकट्ठे काजा के अंदर रशिया में बातचीत कर रहे हैं चाय पीते हुए, के सोचो तो अमेरिका का पेट खराब है कि वो क्या बातचीत कर रहे होंगे कि अमेरिका का क्या करना है। ये इंपॉर्टेंस है इस पूरी की पूरी विजिट की। लेकिन यहाँ पर अमेरिका गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे पहले दूसरों को गिराया करता था, उसकी बारी आ गई आपको लगता है? क्योंकि जो लोग अमेरिका में रहते हैं, जैसे साजिद तारड़ साहब हैं, वो आते हैं मेरे शो में, जो वहीं रहते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि अमेरिका का हाल बहुत खराब है। देखिए, अमेरिका का हाल आज से नहीं, मेरे पिताजी जो थे ना, वो भी कई बार कहते थे, उस टाइम पर भी ये मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड वगैरह चल चुका था, लोन वोन चल चुका था। हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम जो है ना, उसमें लोन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। लोन लेना ही अपने आप में सर फूटता था। आज भी अगर आप देखें तो मैं लोन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं रहता। क्या हो गया, थोड़ा बहुत लोन ले लिया सो ले लिया। लोन वो भी इसलिए ले लिया क्योंकि हमारे को लगता है सिबिल वगैरह के अंदर यहां जरूरत पड़ती है, और हम कितना लोन रीपे करने की कैपेसिटी है बस वो दिखानी होती है, और कुछ नहीं। लेकिन अमेरिका की तो पूरी इकोनॉमी ही प्लास्टिक मनी के फॉर्म में चल रही है, क्रेडिट कार्ड पर चल रही है, उधार पर चल रही है, और उधार देने वालों ने पूरी दुनिया को, पूरे अमेरिका को अपना गुलाम बना रखा है। और इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि मैं अगर मान लिया 100 रुपए कमा रहा हूं, उसमें से 20 रुपए मैं ब्याज के अंदर कहीं और दे रहा हूं, तो एक लेवल तक तो हो सकता है मुझे अपना बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे अगर मैं सही से काम कर पा रहा हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो बिजनेस नहीं कर पाते, लाइफ में पिछड़ जाते। नतीजा उसका ये होता है कि वो लोन नहीं चुका पा रहे, पता लगा उनके ऊपर तो पूरी आपने ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि कुछ कहने की हद, उसकी तो आपने जिंदगी खराब कर दी। यहां पर हमें समझना होगा, अमेरिका का वो जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम था वो था ही बेकार, और बुरी तरीके से बेकार। अब लोग उस चीज को नहीं समझ पा रहे तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि पूरा सिस्टम खराब था उनका। आज उसमें प्रॉब्लम और आई है कि वहां पर लोगों के अंदर एक जो इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पर सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। अब वो सैचुरेशन पॉइंट अमेरिका के अंदर इस लेवल पर आ चुका है कि उससे आगे अमेरिका बढ़ ही नहीं पा रहा, और यही रीजन है इकोनॉमी आज के दिन उनकी उधार पे चल रही है। रही सही कसर अमेरिका ने वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पर और वेपन इंडस्ट्री को बनाए रखने के नाम पर जिस तरीके से एक, जिसे कहते हैं डिजास्ट्रस स्टेप्स उठाए वॉर वाले, हर बार हर टाइम किसी ना किसी वॉर में इन्वॉल्व रहा है। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं 1955 के बाद से, बल्कि 1950 के बाद से अमेरिका हर बार किसी ना किसी वॉर में है। चाहे वो कोरियन वॉर हो गया, अमेरिका था वहां। उसके बाद चाहे आप वियतनाम वॉर देख लेंगे, वहां पर अमेरिका था। वियतनाम वॉर में 1975 में निकला, 1979 में अफगानिस्तान में घुस गया, 1989 में अफगानिस्तान से निकला, उसके बाद कभी युगोस्लाविया में लड़ रहा है, कभी सूडान में लड़ रहा है, कभी सोमालिया में लड़ रहा है। मगर क्यों लड़ रहा है सर? इसको क्या हासिल क्या हो रहा है? वेपन इंडस्ट्री। भाई जहां पर भी होगा अमेरिका को वेपन्स यूज करने पड़ेंगे, रखे रखे खराब हो रहे हैं, उनको फोड़ ही दो, नए टेंडर निकलेंगे। जैसे ही नए टेंडर निकलेंगे, कंपनी को टेंडर दोगे, वो कंपनी टेंडर लेके आपको वेपन बना के देगी। उससे एक बेनिफिट ये होगा कि आपके पास नए वेपन्स आ जाएंगे, पुराने वाले खत्म हो जाएंगे। दूसरा फायदा क्या होगा, कंपनी अपने नए से नए वेपन्स देने के लिए दिमाग चलाएगी, रिसर्च इनोवेशन होगा, और पूरी दुनिया पे दबदबा है वो अलग। लेकिन अमेरिका ने इस चीज का गलत काम क्या किया, और मजे की बात ये, अमेरिका ने भी वही गलती की जो पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान के पास जब अमेरिका से वेपन्स आ रहे थे या यूरोप से वेपन्स आ रहे थे, पाकिस्तान ने सोचा मैं बहुत ताकतवर हो चुका हूं, मेरी बड़ी इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान ने इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। आज पाकिस्तान परेशान है।
हाँ। अमेरिका भी तो वही गलती कर रहा है। अमेरिका के साथ भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अमेरिका ताकतवर है, ठीक है, लेकिन अमेरिका दिखाई दे रहा है कि वॉर और सब चीज लड़ते लड़ते ताकतवर, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है, अगर इंडिया, अगर पाकिस्तान, अगर बांग्लादेश या एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज से जो टैलेंटेड यूथ है वो अगर पाकिस्तान अमेरिका जाना बंद कर दे, तो अमेरिका के कॉमन मासेस जो हैं उनमें से 36% जो ड्रग एडिक्ट हैं वो तो किसी काम के हैं नहीं, और ना वो एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते ना और कुछ। अगर यहां से जो टैलेंटेड यूथ है वो अमेरिका जाना बंद कर दे, तो गारंटी की बात है अमेरिका के पास अपने खाने तक के लिए रोटियां नहीं बचेंगी, क्योंकि वो अपनी जनरेशंस को प्रोग्रेस करने के लिए कहीं खर्चा नहीं करता। बिल्कुल ऐसा है। और शायद उन कंपनियों की एक आदत है, और वो शायद कंपनियां सोच रही हैं और वो प्लान करके बैठी होती हैं कि यार अगर हम इस यूथ के ऊपर एजुकेशन पे खर्च करेंगे तो हमारी पॉकेट खाली हो जाएगी, इसको ड्रग्स दे दो। अब यूथ को ड्रग्स दे दिया, और इंडिया से लेकर दूसरी कंट्रीज से बहुत सारी जो यूथ जो पढ़ लिख के IIT IIM मेडिकल इंजीनियरिंग सब करके जा रहा होता है, उसको वहां जॉब मिल जाती है। अब एक यूरोपियन कंपनियां एक अमेरिकन को अगर आप $15,000 देते हैं तो अमेरिकन जो है $15,000 में सेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन अगर वही $15,000 अगर अमेरिकन की जगह इंडियन को दे दिए जाते हैं तो हाँ। 1,80,000 रुपीज के आसपास बैठते हैं, यानी पूरे साल का 1.5 करोड़ का पैकेज, 2.25 करोड़ का। जैसे वो 1.5-2 करोड़ का पैकेज इंडिया आके बताता भाई 2.25 करोड़ का पैकेज 2.25 करोड़ का पैकेज है, वो आगे वही वाली बात है ना, ला हौल बिला कुव्वत, क्या बात कर रहा है तू, ये ऐसे कैसे। हाँ तो भाई उनके लिए तो वो चीप लेबर है ना, बिल्कुल। हमारा टैलेंट गया, उनकी चीप लेबर है, वो अपनी चीप लेबर मेंटेन करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या, जितना ज्यादा अलग अलग देशों में टर्मोइल होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, वहां पर यहां से फ्रस्ट्रेट होकर इंडिया के अंदर जितनी पॉलिटिकल स्टैग्नेशन होगी, उतना ज्यादा इंडिया से जो यूथ है वो पाकिस्तान जाते, मतलब अमेरिका जाएगा, और जितना वो अमेरिका जाएगा अमेरिका के अंदर बहुत मेहनत करेगा। प्रॉब्लम क्या आएगी, जब वो अमेरिका के अंदर बहुत मेहनत करेगा तो उसका बेनिफिट, उसकी लेबर का, उसके एफर्ट्स का बेनिफिट अमेरिका को मिलेगा। एग्जैक्टली। और अमेरिका इस चीज को समझता है, और इसीलिए वो लड़ाइयों में उलझाए रखता है सब। एक बेनिफिट, वहां पर डिस्टर्बेंस होगी तो जितना भी टैलेंटेड यूथ है निकल के अमेरिका पहुंचेगा। दूसरा बेनिफिट, वेपन इंडस्ट्री को पैसा मिलता रहता है, उससे नए नए वेपन्स बनते रहते हैं, ताकत मेंटेन रहती है। तीसरा बेनिफिट, जैसे ही वेपन इंडस्ट्री को पैसा मिलता है, वेपन इंडस्ट्री नए वेपन्स बनाती है, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो जो टैलेंटेड है उसे एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। तो एक साइकिल बना रखी है उसने, उस साइकिल को एंजॉय कर। मगर ये साइकिल कब तक चलेगी ये देखने वाली बात है, इसलिए कि कई कंट्रीज को ये बात समझ में आ गई है। आ तो चुका है अंत। हाँ तो वही कह रही हूँ ना, डॉलर के नाम पे जो ब्लैकमेल हो रहा था, हाँ वो बंद हो गया है बिल्कुल, और लोगों को समझ भी आ गई कमजोर। जिस दिन सऊदी अरेबिया ने चाइना को युआन में क्रूड ऑयल बेचना शुरू किया, उसी दिन समझ में आ गया कि जो इनका डोमिनेंस है खत्म हो चुका है। हाँ ऐसा ही है, लेकिन इनको अक्ल फिर भी नहीं आई। और तीन बड़ी कंट्रीज, और उसमें सऊदी अरेबिया भी बैठा हुआ है, चार बड़ी कंट्रीज अगर वहां बैठ के डिसाइड कर रही हैं कुछ, तो पसीने तो अमेरिका को आएंगे ही आएंगे, आने भी चाहिए, क्योंकि काफी कुछ ऐसा कर लिया अमेरिका ने जो उसे नहीं करना चाहिए था। खासतौर पे जो छोटी कंट्रीज हैं उनको दबाना, वहां पे जंग शुरू करवाना, लोगों की जाने लेना अपने फायदे के लिए, वो सब वो कर चुका। लेकिन अब कहीं ना कहीं वही जैसे आप कह रहे हैं अंत आ चुका है, और वही होना चाहिए। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।